एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और सबसे पहले हमारे क्या इंट्रोडक्शन स्टार्ट होते हैं एक छोटे से पोर्ट्रेट से। हमारा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पोर्ट्रेट दिया हुआ है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो पोर्ट्रेट है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हमारा ये जो पोर्ट्रेट है ये 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने दिया है। वो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो। और उसने इस पोर्ट्रेट के थ्रू क्या प्रेजेंट किया है? उसने प्रेजेंट किया है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का मतलब कहते हैं आज़ादी होना। कि उस टाइम के जो यूरोप के लोग हैं उनके माइंड में इतनी ज़्यादा पेट्रोलिज्म की भावना पैदा हुई थी कि एज ए रिजल्ट उन्होंने कहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ा कि उन्होंने एक सोचा सपना लिया डायरेक्टर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का, और जो एंड में जाके पूरा भी हुआ। और उसके बाद ये जो है ये क्या डिक्टेट कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें इस पोर्ट्रेट की आगे देखें तो डिफरेंट बहुत सारे मैन एंड वुमेन हैं। वो जो है एक ट्रेन के थ्रू बना के ये आगे बढ़ रहे हैं। किसके पास पढ़ रहे हैं? इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कौन सी आइडल है, ये उस टाइम की रिफ्लेक्शन कर रही है शेकल्स ऑफ वुमेन। क्योंकि जितने भी उस टाइम के राइट्स मैन थे वो किसके पास थे? सबसे पहले हमारा फ्रांस आज़ाद हुआ था तो नेपोलियन आया था, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद मैन को पास सारे राइट्स थे, वुमेन के पास कोई भी राइट नहीं था। और ये इसलिए इसको लिबर्टी शो कर रही है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज रिगार्ड्स टू वुमेन शो कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके हाथ में एक क्या है? इलाइटमेंट है, लाइटिंग बल्ब है, लाइट है जो क्या दे रही है? रिफ्लेक्शन दे रही है। और दूसरी तरफ ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? मेंस के। जो क्या शो कर रहा है कि अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है दैट इज इंक्लूडिंग राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू वोट, वो सिर्फ और सिर्फ मेन के पास नहीं है, वो ऑलरेडी किसके पास है? वुमेन के पास भी है। जो वुमेन है वो भी सारी शेकल्स में से क्या हो चुकी है? आज़ाद हो चुकी है। और ये सारे लोग मैन एंड वुमेन और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कलर्स का क्या लिया हुआ है? एक कंट्रीज के रिलेटेड फ्लैग पकड़ा हुआ है। और इसको वो क्या करें? इसको अपना होमेज रिप्रेजेंट करते हैं, होमेज ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का। जिसमें सबसे पहले जो उसका फ्लैग किसका नजर आ रहा है? हमारे पास फ्रांस का है जो कि ट्राई कलर का है। उसके फॉलोइंग क्या है? फिर उसके बाद क्या आता है? जर्मन आ जाता है। सबसे पहले जो हमें डेमोक्रेटिक मिली थी वो किसको मिली थी? फ्रांस से मिली थी। रेवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? फ्रांस से ही हुआ था। ये चैप्टर हमारी 9th क्लास के साथ थोड़ा सा इंटररिलेटेड है क्योंकि कहानी वहाँ से चलती आ रही है और यहाँ पे जाके आगे बढ़ रही है। और जो जर्मन है वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे आज़ादी नहीं आई थी, रेवोल्यूशन नहीं आया था। सबसे पहले डेमोक्रेटिक शेकल से कौन हुआ था? फ्रांस हुआ था। उसके बाद वो कहाँ पे पहुंचा था? जर्मन के पास पहुंचा था। और उनको कौन सी होप मिली थी? लिबरल होप्स मिली थी। और कहाँ पे मिली थी? 1848 में मिली थी। उसके बाद लेकिन ये जो आपकी पूरी की पूरी कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्कैटर्स दिखे हैं। ये कौन से स्कैटर हैं? किसके हैं? ये है हमारे पास एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशन के। ये एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है? जिसमें जो किसके अंदर होती है? मोनार्की के अंदर होती है। मोनार्की कौन सा होता है? जिसमें एक जो किंग होता है वो ही सारे क्या करता है? डिसीजन लेता है। मतलब जो सी उस टाइम होती है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट नहीं होती, कौन सी होती है? ऑटोक्रेटिक। जितने भी डिसीजन होने किंग ने लेने होने हैं उसमें कोई भी पीपल के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता पड़ता था, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा उनको शेकल्स के साथ उनके बहुत ऊपर उनके रिस्ट्रिक्शंस ही एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जा सकते थे। उसके बाद अगर हम इसको ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या ऊपर से जितने भी एंजल्स हैं, डिफरेंट देवी देवते हैं, ये इस सीन को देख के इसको क्या कर रहे हैं? बहुत खुश हो रहे हैं और इसको उनके साथ अपनी होमेज क्या पे कर रही हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है एक कौन सी कंडीशन है? ऑटोपियन कंडीशन है। ये ऑटोपियन सिचुएशन कौन सी होती है? जो सिचुएशन हमारी क्या होती है? आइडल होती है, मतलब जो कि प्रैक्टिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होती, जो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? थ्योरेटिकल फॉर्म में ही पॉसिबल होती है। सबसे पहले कौन से लोग हैं हमारे पास? फ्रांस के, फिर किसकी बात आ रही है? जर्मन की, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद धीरे धीरे ये यूरोप के सारी कंट्रीज के अंदर क्या है? पहुंच जाता है। कुछ भी नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट डज दिस पोर्ट्रेट से। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है। कि सबसे पहले देखो क्या है, ये एक लिबर्टी है, डिफरेंट दो लोग ट्रेन बना के यहाँ पे आ रहे हैं, उसको क्या पे करें? होमेज पे कर रहे हैं।
ये मैन की जगह क्या है, वुमेन है। और ये क्या शो कर रही है कि जितने भी उसके एक हाथ में एनलाइटमेंट लाइट है, दूसरे हाथ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट, इक्वालिटी एज वेल एज द राइट टू वोट, जो कि पहले सिर्फ मैन को थे, अब किसको है, वुमेन को। सबसे पहले जो हमारा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, फ्रांस से हुआ था। उसके बाद जर्मन तक पहुंचा था। जर्मन में ये कब पहुंचा था, 1848 में पहुंचा था। यहाँ पे लोगों को कौन से होप्स मिली थी, उनको लिबरल होप्स मिली थी, मीन्स उनको भी था कि हम आज़ाद हो सकते हैं। और साथ में ये स्कैटर्स पढ़े हैं, ये किसके हैं, दिट इज द एब्सोल्यूटिस्टिक इंस्टीट्यूशन की है। ये कौन सी होती है, जो होती है मोनार्ची की सिचुएशन होती है। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। जब लोगों में ऐसे नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई थी, उसके कारण हमारी जो इंडिया में, हमारे यूरोप में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में कौन सी फैटर्निटी अमंग पूरी नेशन में छा गई थी। ये फैटर्निटी क्या होती है, भाईचारा, प्रेम, की आपस में मिलके एकजुट हो जाओ, ग्रुप बनाओ जिसमें हर टाइप के इकट्ठे कॉमन नेचर के लोग, कॉमन थॉट्स के लोग एक दूसरे के साथ मिलके आएंगे और वो आगे बढ़ेंगे और अपना कौन सा सपना लेंगे, एक इंडिपेंडेंट नेशन का लेंगे सपना। और जिसके कारण यूरोप के नेशनलिज्म पॉलिटिकल और मैटिकल होलिज्म में पहुंच गया। पहले जो यूरोप में हमारी जो स्टेट थी वो कौन सी थी, मॉडर्न स्टेट। अब ये मॉडर्न स्टेट कौन सी होती है, इसको इन अदर वर्ड्स कौन सी बोलती है, मोनार्ची स्टेट, जो किस पे डिपेंड करती है, हेरिडिटरी पे डिपेंड करती है। कि पहले किंग थे, किंग के बच्चे फिर उनके किंग बन गए, फिर आगे आगे ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम चली जाती है। और डिफरेंट एक कंट्री के यूरोप को डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। जैसे फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, अलग अलग स्टेट्स में, जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, वैसे यूरोप को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करके हर एक स्टेट एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर दी गई थी, असाइन कर दी गई थी। और वो जो रूल करता था ऐसे मोनार्च करा था, ये हेरिडिटरी वे से आगे बढ़ती थी। लेकिन उसकी जगह में कौन सी स्टेट आ गई, हमारी नेशनल स्टेट। अब नेशनल स्टेट होती कौन सी है, हम पहले भी अभी देख चुके हैं, वो पीपल विद द सेम कल्चर, जिनका सेम कल्चर होता है और लैंग्वेज होती है फॉर द इंडिपेंडेंट कंट्री। ये नहीं, ये तो हमें पता है कि हर एक कंट्री की, हर एक रीजन की, हर की स्टेट एक अलग लैंग्वेज होती है, उनका अपने कल्चर होते हैं, अपने कस्टम होते हैं, अपने रीजन होते हैं। लेकिन इसमें किसकी बात की, इंडिपेंडेंट कंट्री की। इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए जिन लोगों की सेम आवाज थी और उनका सेम क्या था, कल्चर था। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ यही जो नेशन की स्टेट के डेफिनेशन को क्या, एक फ्रेंच फिलोसफर था, अर्नेस्ट रेनान था, 1823 और 92 में उसने एक नोबल लिखा था। उसने बोला कि नेशन वो नहीं होती जिसमें सेम कल्चर और लैंग्वेज होती है, बल्कि वो होती है जिसमें किसकी भावना होती है, लोगों की सैक्रिफाइस और डिवोशन की भावना। इसी सैक्रिफाइस और डिवोशन की भावना से सारे लोगों ने मिलके एक दूसरे का स्ट्रगल किया, जिसके कारण यूरोप में क्या आई थी, नेशनलिज्म आई थी। और वो कौन सी कंट्री बनी थी, इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी। ये सारा क्या है, ये इनके हम ये बोल सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी रिफ्लेक्शन के बाद उसके क्या आउटकम आए थे, लोगों के ऊपर उसका कौन सा इफेक्ट पड़ा था। पहले वो फिगर कौन सी थी, इमेजिनरी फिगर थी, लेकिन उसके बाद लोगों में कौन सी मॉडर्न स्टेट को छोड़ के किसकी तरफ भाग गए थे, वो नेशनल स्टेट। ये था इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद जो नेशनलिज्म सबसे पहले स्टार्ट हमने अभी किया है, किसमें हुआ था, फ्रांस में हुआ था, इट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये कब स्टार्ट हुआ था, 1789 तक तो जो वहाँ पे रूल था वो किसका था, मोनार्की का था, किंग का रूल था। लेकिन उसके बाद 1789 में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इस ढंग से आए कि वहाँ पे सोवरेनिटी किसको ट्रांसफर कर दी गई, फ्रेंच सिटीजन। कौन से फ्रेंच सिटीजन, वहाँ के जो फ्री क्या थे, पीपल थे, और वो कैसे लाइफ जीना शुरू कर दिया, उन्होंने इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी शुरू कर दी। और लोगों में कौन सी कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग आई। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है, ग्रुप आइडेंटिटी, जो हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। ग्रुप आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे जो लोग होते हैं किसके, सेम कल्चर के और सेम लैंग्वेज के, वो इकट्ठे होते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री के साथ, ताकि वो अपने देश के लिए लड़ सके। और फ्रेंच लोगों ने दो कंडीशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिया था, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, इनकी फीलिंग बाहर आई थी। सबसे कौन सी है, ले पैट्री। ले पैट्री का मतलब क्या होता है, फादरहुड, फादरहुड या फिर मदरहुड, मतलब नेशनलिज्म की भावना का पैदा होना, कि हमारी कंट्री है, हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। We should have all the rights, we should have the right to free। उसके बाद है लेस सिटिजन।
लेयर सिटीजन्स ये किसके साथ रिलेटेड है, सिटीजन्स के साथ रिलेटेड है, मींस वहाँ पे सिटीजन को इक्वल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन मिले थे और राइट टू वोट भी दिया गया था। उसके बाद यूनिटी चेंजेस आई थी जिसमें क्या थी, इक्वल राइट्स दिए गए थे। इस चीज़ों को स्टार्टिंग में ये सारी भावना पैदा होने के जब उनकी फीलिंग आई थी तो वहाँ पे लोगों ने मिलके सबसे पहले जब रेवोल्यूशन होता है तो वो अंदर ही अंदर किसी न किसी ढंग से शुरू होता है। सबसे पहले लोगों ने क्या किया था, स्टेट जर्नल की केक बनाया था जो कि एक्टिव बॉडी की सिलेक्शन की गई थी और उसको नाम किसका दिया गया, नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली बनाई गई थी जिसमें एक्टिव बॉडी के लोग रखे थे और उनको क्या बोला था, स्टेट जर्नल बोला जाता था। उसके बाद क्या किया था, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिया गया था जिसमें जितने भी लोगों के जो लॉस है सारे फ्रेंच के लिए सेम रखे गए थे और उसमें इंटरनल जितनी भी कस्टम ड्यूटीज और जितने भी ड्यूज थे वो खत्म कर दिए गए थे। पहले क्या होता था, अगर किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्सपोज ये कोई यूरोप है, यूरोप से सामान पहले कहाँ पे जाएगा, फ्रांस पे कहाँ, अलग अलग फ्रांस की स्टेट्स के अंदर, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, अगर एक जगह से दूसरी स्टेट दूसरे रीजन में सामान जाता था हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टैक्स मिला दिया जाता था। ये जो 100 रुपीज़ की चीज़ थी वो फाइनल एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कितने की बन जाती थी, 200 की बन जाती थी। लेकिन ये जो अंडरली हम अदर वर्ड्स बोलते हैं आजकल, जितने भी जीएसटी है, जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था और लॉस क्या कर दिए थे, सेम बना दिए थे। और मेजरमेंट के लिए वेट्स क्या रखे गए थे, सेम रखे गए थे। जैसे हमारे इंडिया में हर चीज़ की मेजरमेंट, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको किसी एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी मेजरमेंट यूनिट दैट इज रुपीज़ में हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वैसे ही उनको फ्रेंच में क्या किया था, उनको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर लिया गया था। और फ्रेंच में जितनी भी डायलेक्ट लैंग्वेज थी, डायलेक्ट लैंग्वेज मतलब जितनी भी हमारी फॉर्म में जितनी भी रीजनल लैंग्वेज थी उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और उन्होंने एक पूरी फ्रेंच में लैंग्वेज रखी गई थी, पेरिस लैंग्वेज, जिसको उन्होंने अपनी कौन सी लैंग्वेज बना ली थी, मदर लैंग्वेज। जैसे हमारे इंडिया की मेन लैंग्वेज कौन सी हो जाती है, हिंदी। पंजाब की कौन सी होती है, पंजाबी। वैसे उन्होंने कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी, पेरिस की। उसके बाद उन्होंने अलग अलग भावना लोगों में और इंक्लूड करने के लिए देशभक्ति के होम्स बनाए थे, गीत बनाए थे, जगह जगह पे भक्ति के साथ रिलेटेड डांस बनाए गए थे, डिवोशनल पिक्चर्स बनाई गई थी ताकि लोगों में रेवोल्यूशन की भावना को इंक्रीज किया जाए। ये सारे लोग कौन करते थे, हमारी नेशनल असेंबली कर रही थी जो किसके अंडर थी, स्टेट जनरल के अंडर थी। जिसके कारण ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रेंच तक ही सीमित नहीं रह गया था, जो दूर दूर लोगों में जाके शामिल होना शुरू हो गया था, जिसमें यूरोप में फैल गया था और वहाँ से अलग अलग पढ़ते लोग, जॉबमैन, बिजनेसमैन सभी ने आके जैकोबिन क्लब्स ज्वाइन कर लिया था। और डिफरेंट लोग फ्रॉम हंगरी, बर्लिन, स्विट्जरलैंड और इटली इन 1790 में लोगों ने आके इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। और लोग दूर दूर से फ्रांस की आर्मी में इंटरनल वे से आके इंक्लूड होने शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर क्या आया था, नेपोलियन के थ्रू हमारी रेवोल्यूशन के रिजल्ट क्या मिले थे, उनको एक आज़ादी मिली थी जिसके वो मोनार्चिक्स के जाके वो कहाँ पे हो गए थे, फ्री स्टेट के अंडर हो गए शिफ्ट। नेपोलियन का राज भी क्या था, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसने जितनी भी पॉलिटिकल चेंजेस लाई थी वो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत अच्छे किए थे इन द फील्ड फॉर फ्रेंच के लिए, फ्रांस के लिए। उसने 1804 में एक सिविल कोड बनाया था जिसको नेपोलियन कोड के साथ नाम से भी जाना जाता है। उस नेपोलियन कोड में उसने क्या किया था, इक्वालिटी की पॉलिटिकल चेंजेस लाई थी, जिसमें लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी थी और बर्थ के साथ रिलेटेड जितने भी राइट्स मिलते हैं वो भी राइट उनको मिलने शुरू हुए थे। उसने फेड्यूल सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया था। फेड्यूल सिस्टम क्या होता है, ट्रायंगल सिस्टम। इसमें क्या होता है, अगर हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में देख करें, एक तरफ क्या होता है, मोनार्च होता है, दूसरी तरफ क्या होते हैं इसके अंडर रिलेटेड किंग, और उसके अंडर इसमें क्या होते हैं हमारे पीजेंट। पीजेंट को क्या होता था, इनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज पे करनी थी। ये सारी कस्टम ड्यूटी उसने क्या कर दिए थे, खत्म कर दिया था। अब टेनेंट्स पेजेंट उसके अंडर काम नहीं करते थे, सबके पास उनकी अपनी लैंड थी, और जितने भी पीजेंट थे, जितने भी लोग थे, जितने भी वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे, वो उनको क्या मिले, आर्टिस्ट थे जितने भी, उनको राइट टू क्या मिलती थी, फ्रीडम मिलती थी। लेकिन हर बेनिफिट्स के साथ कुछ कुछ नेगेटिविटी भी होती है।
लोगों के फिर भी इसके रिजल्ट आउटकम में कुछ अच्छे रिजल्ट एस्पेक्ट नहीं थे। लोगों का मिक्सिंग था। पहले तो नेपोलियन सिस्टम बहुत सिस्टम अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस थी वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ मैच नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? एक तो उसने टैक्स बहुत ज़्यादा क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। उसने सेंसरशिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी। लोगों को फोर्सफुली वो बोल रहा था कि आगे आप फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन करो। लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी, आर्मी को ज्वाइन करो ताकि फ्रांस का जो बिजनेस है, अब उसका जो एरिया है उसको क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। और लोगों को फ्रीडम नहीं थी, वो उसके अंडर क्या करते थे, काम करते थे, जिसके कारण लोगों को अब जो पॉलिटिकल फ्रीडम वो नहीं फील हो रही थी। अब जब हम देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंडर कौन से मेन जो क्वेश्चन इनमें बन के आते हैं। मेन तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, 1789 में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए उसका मेन मोटो क्या था? उसका मोटो क्या था? सॉवर्निटी ट्रांसफर करनी, मोनार्ची को खत्म करना और किस कहाँ पे चले जाना, फ्रेंच के सिटीजन को क्या बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना। उनके लिए उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाई थी? सबसे पहले उन्होंने फीलिंग्स किसकी क्रिएट की थी, ले पार्टी की और रियल सिटियों की। उसके बाद उन्होंने जनरल स्टेट बनाया था, अलग अलग हाइम्स बनाए थे, अलग अलग सॉन्ग्स बनाए थे, डिवोशंस बनाए थे। और उसके बाद उसने वो क्या किया था, सेंट्रलाइज्ड एडवर्साइज सिस्टम भी लेके आए थे, जिसमें न्यू लॉज बनाए थे, इंटरनल वेट वगैरह सब कुछ किया था। उसके बाद क्या था, लोगों ने आगे अलग अलग देशों तक ये पहुंचना शुरू हो गया था। ये क्या था, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का उनका मेन मोटो था। और उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी इसके लिए चेंजेस की। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द सिविल कोड और नेपोलियन कोड। और एक पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में। ये पॉजिटिव सेंस में उसके लिए उन्होंने क्या क्या नेपोलियन ने चेंजेस की थी। उसकी बाकी फील्ड में तो इतना पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं था, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसका क्या आउटकम बना, उसका क्या रिजल्ट बना, उसका क्या कंक्लूजन है, उसके हमारा क्या है, ये है। इसी का ये आज का हमारा टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ रिलेटेड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।